Hey everyone, you all welcome in this new topic. It is Montague Chelmsford Reform Act 1919. ठीक है, आल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. आज का हमारा टॉपिक, जैसे आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कुछ हमने सत्याग्रह डिस्कस किए थे. महात्मा गांधी इंडिया में पहुंचे थे, लाइक खेड़ा सत्याग्रह हमने पढ़ा था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पढ़ा था, चंपारण सत्याग्रह पढ़ा था. और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो उसमें इंडियंस ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था. ठीक है, तो उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स करी गई. ठीक है, और उस रिफॉर्म को क्या बोला गया? मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसमें मोंटाग्यू जो थे वो सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसराय थे. ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट. ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. डायरकी क्या है कि दो रिजर्व सब्जेक्ट, मतलब कि दो पार्ट्स में जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा गया. एक रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे और दूसरे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे. जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उन पे ब्रिटिशर्स लॉ बनाएंगे, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन एट्सेट्रा. इन पे जो भी लॉ बनाएंगे, कौन बनाएंगे? ब्रिटिशर्स. रिजर्व हैं, मतलब ये वाले सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड हैं. दूसरे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे इंडियन मिनिस्टर्स लॉ बनाएंगे. ठीक है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रीज़ हैं, एट्सेट्रा. ठीक है, ये डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट इंडिया. ठीक है, डायरकी का मतलब होता है डबल. तो डबल क्या है? रिजर्व सब्जेक्ट्स और दूसरे कौन से? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. इन केस ऑफ फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, गवर्नर कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. अगर इंडियंस जो हैं, इंडियंस अगर लॉ बनाने में, मतलब देखो जैसे कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा तो उस केस में इंडियंस जो लॉ बना रहे हैं जिन सब्जेक्ट्स पे, तो उस पर भी गवर्नर जो है वो क्या बना सकता है? लॉ बना सकता है. कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एज वेल. ठीक है, The legislative council can initiate the legislation, but the governor assent was required. जो legislative council है वो legislation process को initiate कर सकती है, but जैसे आज president का साइन होता है वैसे किसका साइन होगा? assent किसकी होगी? फाइनली गवर्नर की assent होगी. गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस. गवर्नर जो है वो क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इमरजेंसी केस में. ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? लाइक अ टेम्परेरी लॉ. ठीक है, जैसे आज भी प्रेसिडेंट जो है वो इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है. फॉर एग्जांपल लोकसभा सेशन में नहीं होती है. ठीक है, उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट फर्दर एक्सटेंडेड. सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे आपने पार्लियामेंटो रिफॉर्म में पढ़ा था, वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ पे उसको और एक्सटेंड किया गया सिखों के लिए. ठीक है, और दूसरा क्रिश्चियनों के लिए. ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए, उनके लिए क्या किया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्सटेंड किया गया. ठीक है, देन उसके बाद वुमेन्स वर आल्सो गिवन दी राइट टू वोट. ठीक है, वुमेन्स को भी क्या दिया गया? राइट टू वोट के, वो भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकती हैं. ठीक है, राइट टू वोट. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोलेट एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, रोलेट एक्ट ऑफ 1919. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक एक्ट लाए जिसका नाम क्या था? रोलेट एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, जस्ट बिफोर बात करेंगे, जस्ट बिफोर ऑफ 5-6 मंथ्स, 6 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, किससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे दो बिल इंट्रोड्यूस होते हैं. एक बिल जो है वो ड्रॉप हो जाता है और दूसरा बिल जो है वो पास होता है. ठीक है, जिसका नाम क्या था? एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट. अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट. ठीक है, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट. ये वाला बिल जो है वो पास होता है, जिसको आज हम जानते हैं कौन सा वाला एक्ट? रोलेट एक्ट 1919, पॉपुलरली नोन एज रोलेट एक्ट ऑफ 1919. कौन सा बोला मैंने? अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट. ठीक है, अब ये जो बिल था इसको रिकमेंड किसने किया था? रोलेट कमीशन ने. ठीक है, एक कमीशन बिठाया गया था, क्या नाम था इसका? रोलेट कमीशन. रोलेट कमीशन ने इसको क्या किया था? रिकमेंड किया था. और इस रोलेट कमीशन को जो हेड था, जो लीड कर रहा था, उस बंदे का नाम क्या था? रिटायर जज था ब्रिटिशर्स का, सर सिडनी रोलेट. ठीक है, सर सिडनी रोलेट, इसका नाम क्या था? सर सिडनी रोलेट. ये बंदा इसको लीड कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रोलेट एक्ट. ठीक है, एक्चुअली इसका जो रियल नेम है वो क्या है? अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, अब इस एक्ट को क्यों, मतलब ये जो कमीशन बिठाया गया रोलेट कमीशन, इसने क्या रिकमेंड करा? क्यों इसको बिठाया गया? ठीक है, तो क्यों? टू इन्वेस्टिगेट, काम क्या था? टू इन्वेस्टिगेट. ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट सेडिशन
कंस्पिरेसी, कि कहीं कोई बगावत तो नहीं हो रही है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, कोई कंस्पिरेसी तो नहीं, कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, ठीक है, बगावत का कि भाई इनको यहाँ से भगाना है कोई रिवोल्ट के लिए। तो ये रोलैट एक्ट इसके लिए लाया गया ताकि ये जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ रेज़ करेगा, वॉइस रेज़ करने की कोशिश करेगा, मतलब यूनाइट होने की कोशिश करेगा, तो उनको क्या किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। इस कमीशन ने, रोलैट कमीशन ने रिकमेंड करा कि किसी भी पर्सन को जो है विदाउट ट्रायल जो है 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। और मतलब किसी को गिल्टी ठहराने के लिए न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा ही काफ़ी होगा, ठीक है। ये रिकमेंड करा किसने, किसने रिकमेंड करा, रोलैट कमीशन ने, जिसको हेड कौन था, जिसका सर सिडनी रोलैट, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑफिशियल नेम वाज दी एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट पॉपुलरली नोन एज रोलैट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम जो था वो एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था, जिसको पॉपुलरली क्या कहते हैं हम, रोलैट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। क्या कहते हैं, रोलैट एक्ट ऑफ 1919। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, ये किसकी रिकमेंडेशन के पे बेस था, तो मैंने अभी आपको बताया किसकी रिकमेंडेशन पे बेस था, रोलैट कमीशन, ठीक है। रोलैट कमीशन जिसको हेड कौन कर रहे थे, ब्रिटिश जज सर सिडनी रोलैट, ठीक है, ब्रिटिश रिटायर्ड जज थे जिनका नाम था सर सिडनी रोलैट, टू इन्वेस्टिगेट दी सेडिशन कंस्पिरेसी, ठीक है। क्यों इसको बनाया गया था कि टू इन्वेस्टिगेट दी सेडिशन कंस्पिरेसी, कि कहीं कोई बगावत के लिए षड्यंत्र तो नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, बाय द इंडियन पीपल्स, ठीक है। उसके बाद द एक्ट अलाउड द ब्रिटिशर्स टू इम्प्रिजन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये एक्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलाउ करता था कि वो किसी भी भारतीय को, मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को क्या कर सकते हैं, विदाउट ट्रायल 2 सालों के लिए जेल में डाल सकते हैं बिना किसी वारंट के, ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ सस्पिशन ऑफ ट्रेजन, ठीक है। ट्रेजन क्या होता है, देशद्रोह के इल्ज़ाम में सिर्फ शक होना चाहिए उस पर, शक के बिना पर भी ही उसको 2 साल के लिए जो है वो जेल में डाला जा सकता है अंडर दी रोलैट एक्ट ऑफ 1919। तो बिल्कुल सिंपल, आपने क्या समझा कि 1919 का जो रोलैट एक्ट था, इस एक्ट को लाने वाले कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और इस एक्ट को रिकमेंड करने वाला कौन सा कमीशन, तो आपने पढ़ा रोलैट कमीशन, ठीक है। कौन सा कमीशन, रोलैट कमीशन, ठीक है। रोलैट कमीशन का हेड कौन था, तो सर सिडनी रोलैट था, ठीक है। ओरिजिनल नाम क्या था, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है। और इस एक्ट के अंडर क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो किसी भी इंडियन एक्टिविस्ट को जेल में डाल सकती थी बिना किसी वारंट के, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ऑन दी बेसिस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, कि उस पर सिर्फ शक होना चाहिए ट्रेजन का, ठीक है, देशद्रोह का। उसके बाद इसके खिलाफ क्या होता है, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। एक वी कैन से दैट कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट लॉन्च की जाती है अगेंस्ट किसके, रोलैट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। अब ये सत्याग्रह लॉन्च होता है, रोलैट एक्ट 6 अप्रैल 1919, बट वी विल अंडरस्टैंड बिफोर दिस, इससे पहले का थोड़ा सा समझेंगे, 6 अप्रैल 1919 से बहुत पहले की बात करते हैं। अब जब ये एक्ट आया तो महात्मा गांधी ने बहुत सबसे पहले इसको कंडेम्ड किया, ठीक है। महात्मा गांधी जो कि इस उम्मीद में थे कि महात्मा गांधी ने पहले बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था कि इंडियंस जो हैं वो इंडियंस ब्रिटिशर्स की साइड से फाइट करें, ठीक है, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, कौन सी वाली वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है। और बहुत इनक्रेज कर रहे थे कि इंडियंस को रिक्रूट करो ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। तो मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि हमें कुछ अच्छा रिवार्ड मिलेगा। लेकिन जब ये मिला रोलैट एक्ट, तो महात्मा गांधी ने इसको कहा कि इट इज़ ब्लैक एक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा इसको, कि इट इज़ ब्लैक एक्ट, कि ये ब्लैक एक्ट है, ठीक है, ब्लैक एक्ट है। और महात्मा गांधी ने पूरे ओवरऑल इंडिया में कहा कि भाई इसके लिए प्रोटेस्ट करना है हमें, सब लोग आगे आ जाओ, ठीक है। नेशन वाइड पूरा एक कॉल करी गई, किस चीज़ के लिए, सत्याग्रह के लिए, रिवोल्ट के लिए, किसके खिलाफ, रोलैट एक्ट 16 अप्रैल 1919 के, इसके खिलाफ हमें पूरे भारत में क्या करना है, एक मूवमेंट लॉन्च करनी है, ठीक है, अगेंस्ट रोलैट एक्ट। और महात्मा गांधी ने क्या किया, एक सभा बनाई जिसका नाम था सत्याग्रह सभा, ठीक है। क्या नाम था, याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में आता है हमेशा, सत्याग्रह सभा। व्हेन डिड महात्मा गांधी फाउंड सत्याग्रह सभा, तो याद रखेंगे सत्याग्रह सभा महात्मा गांधी ने कब बनाई थी, तो ड्यूरिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट रोलैट एक्ट, या ड्यूरिंग द मूवमेंट अगेंस्ट द रोलैट एक्ट, ठीक है, सत्याग्रह सभा। इसको कब बनाया था महात्मा गांधी ने, याद रखेंगे 24 फेब 1919, ठीक है। कहाँ बनाया था ये भी पूछा जाता है कभी कभार, तो याद रखना इसको कहाँ बनाया था, बम्बे में, ठीक है,
बॉम्बे में एक सभा बनाई महात्मा गांधी ने जिसका नाम क्या था, सत्याग्रह सभा। ठीक है, 24 Feb 1919 क्यों बनाई, किस जो सत्याग्रह लॉन्च किया था किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, और इसको जो कि आपने पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग, जो कि बॉम्बे में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें मतलब दोनों ने मिल करके, ठीक है, किस किस ने, होम रूल लीग ने और सत्याग्रह सभा दोनों ने मिल करके वॉइस रेज की किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये 1857 के बाद सबसे बड़ा रिवोल्ट है हमारे खिलाफ। ठीक है, और जो मिचेल ओ डायर उस समय पे यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं था, ऐसे जनरल डायर था। ठीक है, जनरल था। तो उसने कहा कि अगर हमें इसको सप्रेस करना है तो हमें एयरक्राफ्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। इतना बड़ा रिवोल्ट था ये, कौन सा वाला, सत्याग्रह अगेंस्ट दी रोलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919। ठीक है, इतनी बुरी हालत हो गई थी, स्पेशली कहाँ कहाँ पे, जैसे बम्बे में था, कोलकाता में था, अहमदाबाद में था, और पंजाब में सबसे बुरी हालत थी। पंजाब में जो था ये रिवोल्ट बहुत ख़तरनाक था अगेंस्ट किसके, ब्रिटिशर्स के। अब देखो इसके बाद क्या होता है, गांधी कॉल्ड दिस एक्ट, इसको गांधी ने क्या कहा, ब्लैक एक्ट। ठीक है, गांधी कॉल्ड प्रोटेस्ट टू ऑल इंडिया लेवल, गांधी ने ऑल इंडिया लेवल पे कॉल करी थी कि हमें प्रोटेस्ट करना है किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ। दिस रिवोल्ट बिकम द मोस्ट वायलेंट एंड बिगेस्ट एंटी ब्रिटिश अपसर्ज सिंस 1857। 1857 के बाद ये सबसे बड़ा रिवोल्ट था किसके खिलाफ, सबसे बड़ा रिवोल्ट था किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। अब देखो क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जैसे आगरा था, अहमदाबाद था, इन सारी जगहों पे, कलकत्ता था, और सबसे बुरी बुरी हालत थी अमृतसर पंजाब की। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ। उतने में क्या होता है कि याद रखेंगे 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल दो लीडर होते हैं अमृतसर के। ठीक है, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, एक का नाम था क्या था, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम क्या था, सत्यपाल। इन दो लीडर्स को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा बिना किसी गलती के। ठीक है, सिर्फ इनकी गलती क्या थी कि ये संबोधित कर रहे थे एक असेंबली को, मतलब लोगों के प्रोटेस्ट को एड्रेस कर रहे थे। कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू और दूसरा कौन था, सत्यपाल। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और नेक्स्ट डे 10 अप्रैल, 9 अप्रैल को उनको अरेस्ट किया गया, और 10 अप्रैल को लोग उस सड़कों पे आ जाते हैं और बहुत बुरी हालत होती है। बहुत बड़ा लोगों का एक गुस्सा जो है, जो आक्रोश है वो सामने आता है और लोग अपना गुस्सा दिखाते हैं। ठीक है, बहुत बुरी हालत होती है, बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मिचेल ओ डायर सीनियर ऑफिसर था, मिचेल कौन सा वाला, ओ डायर, जो मैंने अभी भी आपको बताया कि जो कहता था कि एयरक्राफ्ट के थ्रू हमें इसको सप्रेस करना पड़ेगा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ। अब इस मिचेल ओ डायर ने क्या करा, मिचेल ओ डायर के अंडर एक ऑफिसर था जिसका नाम था जनरल रिग्नॉल्ड डायर। याद रखेंगे, ओ डायर अलग है और जो रिग्नॉल्ड डायर है वो अलग है। ओ डायर जो था, मिचेल ओ डायर, ये सीनियर ऑफिसर था, और जनरल रिग्नॉल्ड डायर जो था वो जूनियर ऑफिसर था। अब रिग्नॉल्ड ओ डायर को जो है, मतलब मिचेल ओ डायर ने, ठीक है, मिचेल ओ डायर ने क्या करा, रिग्नॉल्ड डायर को बोला कि जा कर के अमृतसर में सिचुएशन को कंट्रोल करो और वहाँ जा कर के क्या इम्पोज कर दो, मार्शल लॉ लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो, मतलब लाइक इमरजेंसी। ठीक है, क्या लगा दो, लाइक इमरजेंसी, कि दो लोग मिल कर के बाहर आकर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बैठ कर के बात नहीं कर सकते। ठीक है, यूनाइट नहीं हो सकते हैं, उसको कहते हैं मार्शल लॉ, लाइक इमरजेंसी, जैसे आज लगाई जाती है। ठीक है, किसको बोला गया, याद रखेंगे, मिचेल ओ डायर ने बोला किसको, जनरल रिग्नॉल्ड डायर को। ठीक है, अब जनरल रिग्नॉल्ड डायर गया वहाँ पे और इसने 13 अप्रैल को, कब की बात कर रहे हैं हम, 13 अप्रैल को क्या लगा दिए यहाँ पे, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है कहाँ पे, पूरे अमृतसर में। अब 13 अप्रैल को क्या था कि यहाँ पे थी बैसाखी। ठीक है, 13 अप्रैल को क्या था, यहाँ पे बैसाखी थी। आसपास के लोगों को नहीं पता था,
आसपास के लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई मार्शल लॉ नाम की चीज़ लगी हुई है, इमरजेंसी है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब वो आसपास वाले लोग जो है बैसाखी मेला जो है वो सेलिब्रेट करने आ जाते हैं, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, ठीक है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को आसपास वाले लोग, गाँव के लोग जो हैं वो क्या सेलिब्रेट करने आते हैं, बैसाखी मेला, ठीक है। उतने में क्या होता है, वहाँ पे इमरजेंसी लगी है, उन लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और रिग्नॉल्ड डायर जो है वो एंट्री मारता है अपने ट्रूप्स के साथ और वहाँ पे जा करके हमला कर देता है और गोलियां चला देता है और बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए। तो ये था आपका जलियांवाला बाग, ठीक है। अब देखेंगे जल्दी से स्लाइड्स में। 9 अप्रैल 2 नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वर अरेस्टेड। इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। 10 अप्रैल 1000 ऑफ पीपल शोज देयर सॉलिडेरिटी, ठीक है। अब 10 अप्रैल को आपने पढ़ा कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। पुलिस ओपन फायर ऑन दी प्रोटेस्टर्स एंड सम वर किल्ड, ठीक है। पुलिस ने यहाँ पे ओपन फायर करे प्रोटेस्टर्स पे और बहुत सारे प्रोटेस्टर मारे गए और यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी मारे गए थे, 5 ब्रिटिशर्स मारे गए थे। उनकी एक वुमेन मिशनरी थी, वो भी लोगों ने बीटअप किया था, उसको पिटाई की थी, ठीक है। तो याद रखेंगे ब्रिगेडियर जनरल रिग्नॉल्ड डायर इम्पोज दी मार्शल लॉ, इसने मार्शल लगा दिया था, कहाँ पे, अमृतसर में। अभी भी मैंने बताया आपको 13 अप्रैल को, ठीक है। 13 अप्रैल। अब क्या हुआ, ऑन दी बैसाखी डे लार्ज क्राउड गैदर्ड एट दी जलियांवाला बाग टू सेलिब्रेट बैसाखी मेला। अब बैसाखी मेला था 13 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल को आसपास वाले लोग गैदर्ड होते हैं जलियांवाला बाग में क्या मनाने के लिए, बैसाखी मेला। जनरल डायर, कौन सा वाला डायर की बात कर रहे हैं, रिग्नॉल्ड डायर, ओ डायर की नहीं, ओ डायर सीनियर ऑफिसर है। रिग्नॉल्ड डायर अराइव्ड ऑन दी सीन विद हिज ट्रूप, ये यहाँ पे पहुँचता है अपने ट्रूप्स के साथ और ओपन फायर, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि गोलियाँ चला दो, ठीक है। और जब गोलियाँ चली तो अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश कितने लोग वहाँ पे मारे गए, लोगों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसने मतलब जो था पूरा ब्लॉक करके रखा था, ठीक है। जो एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक करके रखा था और फिर फायरिंग करी, तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कोई भागने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश 379 पीपल्स किल्ड एंड 1100 पीपल्स वर वॉन्डेड, ठीक है। तो ये कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कितने लोग जो थे वो वॉन्डेड थे या कितने लोग मारे गए थे। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, कांग्रेस कहती है कि भाई 1000 पीपल्स वर किल्ड एंड 1500 वर वॉन्डेड, ठीक है। ये कांग्रेस डाटा देती है। ब्रिटिशर्स जो देते हैं वो कितना देते हैं कि 379 मारे गए थे और 1100 जो थे वो वॉन्डेड थे। लेकिन वो कहते हैं कांग्रेस वाले कि भाई 1000 जो थे वो मारे गए थे और 1500 जो थे वो वॉन्डेड थे। आफ्टर दिस, अब ये सब कुछ हुआ, ठीक है। इस ये सब होने के बाद जो है इसके खिलाफ, जलियांवाला बाग के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है भारत में। जो आपके महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। महात्मा गांधी को टाइटल मिला था केसरे हिंद, ठीक है। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी का टाइटल था केसरे हिंद, आपने सुना होगा केसरे हिंद। तो अपने टाइटल को इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी रिनाउंस हिज टाइटल केसरे हिंद या थ्रू ड्यूरिंग द विच मास मूवमेंट। तो कौन सी वाली मास मूवमेंट थी, तो मास मूवमेंट अगेंस्ट जलियांवाला बाग। याद रखेंगे केसरे हिंद महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था, ठीक है, रिटर्न कर दिया था। और वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नाइटहुड टाइटल, ठीक है। कौन सा वाला टाइटल, नाइटहुड टाइटल। तो इन्होंने अपना नाइटहुड टाइटल जो था ये भी क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्यूरिंग दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी जलियांवाला बाग। तो याद रखेंगे, ठीक है। ये दो ही क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं कि व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न हिज केसरे हिंद टाइटल और रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड टाइटल। तो याद रखेंगे कब रिटर्न कर दिया था उन्होंने, कौन से वाले रिवोल्ट में, रिवोल्ट नहीं सॉरी प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसके, जलियांवाला बाग, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह ने क्या किया था, उधम सिंह ने जाकर के इस मिचेल ओ डायर को लंदन में जाकर के मारा था, ठीक है। किसको, मिचेल ओ डायर को। तो उधम सिंह किल्ड द मिचेल ओ डायर एट लंदन, ठीक है, लंदन में जाकर के मारा था 13 अप्रैल 1940, ठीक है। 13 अप्रैल 1940 सेम डे को जाकर वहाँ उसको मारा था मिचेल ओ डायर को, ठीक है। क्यों मारा था कि तेरी वजह से जलियांवाला बाग में इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग वॉन्डेड हुए थे, तो इसलिए बदला लेने के लिए इसको मार दिए थे, कहाँ जाकर के, लंदन में। और इनको जब नाम पूछा गया था, अब बाद में इनको भी हैंग कर दिया गया था, ठीक है। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को भी वहाँ पे फांसी दे दी गई थी, 31 जुलाई 1940। तो जब नाम पूछा गया था इनसे तो इन्होंने अपना नाम बताया था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक है। क्या नाम बताए थे अपना, राम
मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक है, अपना नाम क्या बताया था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। इंडिया की हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर दिया था इन्होंने अपने नाम में। ठीक है, कि भाई मैं वो बंदा हूँ जहाँ तूने जा कर के इन सारी कम्युनिटीज़ के लोगों को मारा था। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक। जलियांवाला बाग के बाद मिचेल ओ डायर को मारने वाला बंदा उधम सिंह, और इसने अपना नाम क्या बताया था, याद रखेंगे, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक है, 13 अप्रैल को मारा था और 31 जुलाई 1940 को इसको क्या हो गया था, फांसी लगा दी थी। अब इस जलियांवाला बाग के बाद एक कमेटी बिठाई गई थी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जिसका नाम था हंटर कमेटी और हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमेटी भी कहा जाता है इसको और हंटर कमीशन भी कहा जाता है। ये कमीशन जो था ये बिठाया गया था टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये जलियांवाला बाग मास्कर हुआ क्यों, ठीक है, क्या वजह थी। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। तो इसको कब बिठाया गया था, 14 अक्टूबर 1919। 14 अक्टूबर 1919। जो इसको लीड कर रहे थे, जो इसके चेयरमैन थे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, क्या नाम था, लॉर्ड विलियम हंटर। कुछ इंडियन भी इसमें 3 इंडियन मेंबर भी थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर, उतना डिटेल में आपको नहीं पूछते, तो याद रखिए लॉर्ड विलियम हंटर जो थे इसके क्या थे, चेयरमैन थे। कौन सी वाली कमेटी के, हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। क्यों बिठाई गई थी, टू इन्वेस्टिगेट दी जलियांवाला बाग मास्कर। ठीक है, याद रखेंगे 14 अक्टूबर 1919। रियल नेम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इसका रियल नेम जो था वो क्या था, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, बट हम क्या जानते हैं, हंटर कमेटी, क्योंकि इसके चेयरमैन का नाम क्या था, हंटर था। याद रखिए लॉर्ड विलियम हंटर। तो ठीक है, क्या पढ़ा हमने, जस्ट रिकैप करिए। सबसे पहले हमने बात करी चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी रोलेट एक्ट। ठीक है, फिर हमने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की बात करी, और फिर हमने बात करी जलियांवाला बाग, एंड लास्ट वन वी हैड डिस्कस्ड द हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर